Pasha Salve, your biology mentor। तो बच्चों वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो बने हुए हैं और इसके साथ ही किस तरह का इंटरैक्शन होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं या हम कह सकते हैं एक दूसरे के लिए संबंधित होते हैं। इसी के साथ इसी चैप्टर में हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, किस तरीके से हम बात करते हैं कि मॉडल्स होते हैं, ग्रोथ के मॉडल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इंटरैक्शन कैसा होता है पॉपुलेशन में, सारा का सारा जो मतलब हम बात करेंगे, जितनी सारी चीजें हैं वो आएगी इस चैप्टर के अंतर्गत, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। राइट, आज का जो पार्ट है हमारा वो है ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक फैक्टर। ऑर्गेनिज्म कैसे बना, कौन सा लेवल है और साथ ही साथ कैसे कैसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करने से पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू की। असल में ये चैप्टर हमें क्या कहना चाहता है। यदि ओवरव्यू आपको नहीं पता होता है तो आप ऐसे हवाओं में बातें कर रहे होते हो, हवाओं में बातें कर रहे होते हो, मतलब दैट मीन्स यू डोंट नो अबाउट इट। क्या चैप्टर है, क्या आएगा, क्या हमें पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप किसी को तभी ही जान पाओगे जब आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे। क्लियर दैट। चलो, सो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। राइट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या आते हैं बच्चों, इकोलॉजी में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म और उसका इंटरैक्शन। अभी हम बात करेंगे इंटरैक्शन। राइट, इसके अलावा इकोलॉजी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे हम बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हो तो यहां पर बहुत सारे लेवल है जैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में एनसीईआरटी में 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे मैम? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, SISTEM, इकोसिस्टम एंड बायोम। राइट, इकोसिस्टम का हमारे पास एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर है। तो यहां पर 1, 2, 3 एंड 4, राइट, ये 4 लेवल जो हैं आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायो। इकोसिस्टम चूंकि हमारा एक पूरा चैप्टर है तो इसकी यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। क्लियर दैट। फिर आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म को। राइट, सो यहां पर दूसरी बात है इसी से रिलेटेड, दूसरा जो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ही लिख देती हूं, ज्यादा सही रहेगा, फैक्टर्स की। ठीक है, वी हैव 2 काइंड ऑफ फैक्टर, फर्स्ट इज बायोटिक एंड अनदर वन इज अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, तीसरा है हमारा लाइट एंड सॉइल। राइट, ये पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे थर्ड थिंग, कलर चेंज। ठीक है, थर्ड चीज हम देखेंगे अडेप्टेशन। ठीक है,
अडेप्टेशन कैसे होती है, किस तरीके से वो एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अडेप्ट करता है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के लेवल्स क्या हैं, कौन से 4 मुख्य लेवल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक में हम 4 फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अडेप्टेशन क्या होता है। अब आते हैं हम सेकेंड हाफ पार्ट के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट, ये पूरा एक फर्स्ट पार्ट है बच्चों। नाउ वी हैव, नहीं कलर चेंज, कलर अच्छा सा लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हम जो बात करते हैं बच्चों, वो बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। दूसरी हम जो बात करेंगे मेन, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम क्या क्या देखेंगे बच्चों, एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, राइट। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है एंड पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या है, इंटरैक्शन, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पूरा 3 हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट है इकोलॉजी, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये वाला। जस्ट अ वेट, नो इशू, नो इशू। ठीक है, ये जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट है जिसमें हम इकोलॉजी की बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे, अडेप्टेशन की बात करेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर अपन बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, किस तरह के मॉडल्स हैं। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन, किस तरीके से पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। तो ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका ओवरव्यू बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि इस चैप्टर में क्या है। तो ओवरव्यू समझ में आ गया चैप्टर का, हम क्या करेंगे आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चीज़ पे। आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक फैक्टर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक फैक्टर, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इकोलॉजी क्या है बच्चों, इकोलॉजी का मतलब है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका अपने एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। क्लियर दैट। इकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्या है इकोलॉजी, क्या है, एक स्टडी है, स्टडी अबाउट इंटरेक्शन between organism and its environment, ठीक है, organism and its environment। क्लियर दैट, कि किस तरह की हमें एक ऐसी, मतलब हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम संबंध पढ़ रहे हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म और उसका जो वातावरण है वो आपस में कैसे संबंधित है, कैसे जुड़े हुए हैं, यही हमारी इकोलॉजी कहलाती है। इज दैट क्लियर। जो इकोलॉजी टर्म है बच्चों, ठीक है, ये जो टर्म है ये किसने दी, ये दी है हमारे इकोलॉजिस्ट
अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी टर्म दी। क्या होता है इकोलॉजी का मतलब? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्लियर दैट? ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम क्या देखते हैं बच्चों? अब हम देखते हैं कि जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर जो स्टार्ट होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो कहलाती है एटम, राइट। लेकिन हम जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है। क्लियर दैट? तो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी सेल, ठीक है। सेल क्या है बच्चों? हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टार्ट होता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू का मतलब क्या है? सेम ऑरिजिन सेम फंक्शन, ठीक है। सेम ऑरिजिन सेम फंक्शन का जो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। सेम ऑरिजिन सेम फंक्शन का जो ग्रुप ऑफ सेल है वो ही असल में क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है। टिश्यू कहलाता है। जैसे अपन लीवर की बात करें तो हेपेटिक सेल्स हो गई, राइट। जैसे कि हम पैरेन्काइमस टिश्यू बनाते हैं तो उसमें पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होती है, राइट। प्लांट एंड एनिमल्स, वी नो अबाउट इट। नाउ वी हैव टिश्यू के बाद में जब टिश्यू मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन, जैसे मैंने क्या बोला? हेपेटिक सेल, ठीक है, हेपेटिक टिश्यू, और क्या बन गया? लिवर बन गया। हाँ या ना? बन गया? समझ में आ रही है चीजें? और जैसे ऑर्गन की हम बात करें प्लांट्स के सेंस में, तो लीफ क्या है? एक ऑर्गन ही तो है, तो लीफ यहाँ पर ऑर्गन आ गया। क्लियर दैट? ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी हम आएंगे जो असल में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें जानना तो शुरू से ही पड़ेगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गन समझ में आ गया। ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर दैट? वी हैव मेनी काइंड ऑफ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। नाउ वी हैव ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है? एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, और आप इसको क्या कह सकते हो? एंड नहीं लिखेंगे, है ना। इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो कहानी स्टार्ट होती है आपके पढ़ने की, वो स्टार्ट होती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म से इकोलॉजी के जो हम कह सकते हैं लेवल जो स्टार्ट होते हैं, असल में वो कहां से स्टार्ट होते हैं? हमारे इंडिविजुअल से। दैट मीन्स मैं इंडिविजुअल, दैट मीन्स यू इंडिविजुअल, राइट। हम इंडिविजुअल से, एक पर्टिकुलर पर्सन से, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कहानी स्टार्ट होती है इकोलॉजी में, राइट। फिर ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाते हैं? ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब देखो, एक दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीशीज की बात होती है, ठीक है। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज क्या है? जैसे हमारी बात करें तो हम सेफियंस हैं, होमोसेफियंस, ठीक है। और जैसे हम बात करें डॉग की एक स्पीशीज है, कैट की एक स्पीशीज है, राइट। हमारी एक अपनी स्पीशीज है, यानी कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें इंक्लूड हो, ठीक है, सेम टाइप के हैं, वो क्या है? स्पीशीज ही है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर दैट? फिर उसके बाद में हम स्पीशीज से, ये सारी की सारी एक जैसी स्पीशीज मिलकर के क्या बनाती है? पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या बनाती है? पॉपुलेशन बनाती है। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। जैसे कि डॉग पॉपुलेशन, जैसे कि कैट पॉपुलेशन। एक ही तरह की स्पीशीज पाई जा रही है, एक ही तरह की स्पीशीज पाई जा रही है, पॉपुलेशन है। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में?
अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब, सुनना ढंग से, पॉपुलेशन का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना, समझना है बच्चों। जब हम बात करें, ठीक है, एक एरिया, एन एरिया वेयर सेम स्पीशीज, ठीक है, एन एरिया वेयर सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म रहते हो, ठीक है, सेम, एक ऐसा एरिया जहां पर सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन कैट की भी हो सकती है, ये पॉपुलेशन डॉग की भी हो सकती है, ये पॉपुलेशन ह्यूमन की भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? पॉपुलेशन समझ में आ गया, तो आ जाओ, क्या होगा नेक्स्ट, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन मिलकर के, ठीक है, पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाती है, कम्युनिटी। क्या बनाएगी, कम्युनिटी। आ जाओ, क्या होता है कम्युनिटी का मीनिंग मैम? सुनो, जैसे आपने बोला ये पॉपुलेशन सेम स्पीशीज वाली, अब एक एरिया, ठीक है, एक एरिया जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन भी है, जहां पर डॉग पॉपुलेशन भी है और कैट पॉपुलेशन भी है, कॉकरोच की पॉपुलेशन है, चूहे की पॉपुलेशन है, इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, सभी तरह की पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, सभी तरह की पॉपुलेशन रह रही है, तो इसको ओवरऑल मैं क्या बोलूंगी बच्चों, कम्युनिटी, राइट, इसको ओवरऑल मैं क्या बोलूंगी, कम्युनिटी बोलूंगी। एनी डाउट हियर? नो इशू, कम्युनिटी समझ में आ गया। अब सुनो, यानी कि मैनी डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हमारा इकोसिस्टम। कैसे होगा इकोसिस्टम? आ जाओ, इकोसिस्टम क्या होता है? अब देखो, ये जो कम्युनिटी है, कैट की, डॉग की, ह्यूमन की, यदि ये कम्युनिटी, ठीक है, यदि ये कम्युनिटी अपने एनवायरमेंट से, ठीक है, अपने एनवायरमेंट से संबंधित है, इंटरैक्शन कर रही है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, जब कम्युनिटी अपने एनवायरमेंट के साथ है, ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोलती हूं, इकोसिस्टम। इसी को मैं क्या कह रही हूं, इकोसिस्टम कह रही हूं। ये बात समझ में आ गई, इकोसिस्टम समझ में आ गया। अब देखो, इकोसिस्टम, बायोम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के बायोम बनता है। बायोम की डेफिनेशन अच्छे समझो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 4 मेजर दे रखे हैं बच्चों, ये 4 मेजर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। बायोम समझो आप, बायोम को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है। हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, एरिया है, मान लीजिए इस एरिया में प्लांट्स हैं, इस एरिया में इस प्लांट्स पे रहने वाले बर्ड्स हैं, ठीक है, इसी एरिया में सन चाचू भी होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। यहां पर ह्यूमंस भी रहते हैं, ठीक है, यहां पर एनिमल्स भी रहते हैं, राइट, और यहां पर ये क्या है, इसकी सॉइल। अब सुनो बहुत अच्छे से, ये कंसेप्ट यदि समझ में आ जाएगा तो चीजें और इजी हो जाएगी। देखो बच्चों, ये जो बायोम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टेरेस्टेरियल बायोम। क्यों कहते हैं टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि सॉइल, यहां की सॉइल कैसी है, ध्यान से सुनना, यहाँ की सॉइल कैसी है, वो फर्टाइल है, वो स्टेराइल है, उसका वेजिटेशन कैसा है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसी कैसी लेयर्स हैं, उसके पे ही डिपेंड कर देगा यहाँ का वेजिटेशन। मान लो यहाँ की सॉइल यदि उपजाऊ ना होती तो
यदि यहाँ की सॉइल स्टेराइल होती तो क्या इस तरह की हमें दिखती? क्यों? डेजर्ट दिखता। डेजर्ट होता तो वहां के प्लांट कैसे होते हैं? हमारे कैक्टस जैसे होते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर उपजाऊ है तो आपको देखेंगे बहुत सारे लार्ज आपको ट्रीज देखेंगे, अलग अलग काइंड ऑफ बर्ड्स आपको देखने के मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इस सॉइल पे डिपेंड है यहाँ का वेजिटेशन। तो ऐसा ये क्या कहला रहा है? हमारा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। ये है हमारा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने कैसे एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। तो ये हो गया मेरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनो, एक और एरिया है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, ठीक है। इस वाटर में इस वाटर से पता लगेगा यहाँ पर किस तरह के प्लांट्स होंगे, किस तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे, किस तरह के यहाँ के ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट। और कैसा कैसा यहाँ का एनवायरमेंट होगा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम ये पानी बता रहा है, ठीक है, ये वाटर बता रहा है, ये वाटर डिसाइड कर रहा है कि यहाँ का वेजिटेशन कैसे होगा। तो ये वाला जो इकोसिस्टम कहलाता है ये कहलाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। और इन दोनों को मिलाकर के मैं क्या बोल रही हूं? बायोम बोल रही हूं। एनी डाउट हियर? एनी डाउट हियर? तो बायोम क्या है कि इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं और सभी को मिलाकर के मैं कलेक्टिवली क्या बोल रही हूं? बायोम बोल रही हूं। और बहुत सारे बायोम मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? बायोस्फीयर, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है बायोस्फीयर है। ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया बायोम का मतलब क्या होता है? अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि मेजर बायोम्स के बारे में जो पिक्चर दे रखी है उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो बायोम, और बायोम से हमारे पास आ जाती है हमारी बायोस्फीयर। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग। एक एक जो लेवल हम बढ़ते जा रहे हैं वो सारा समझ में आ गया। आपकी जो इकोलॉजी है या आपका जो ये चैप्टर है उसमें 4 पॉइंट्स को देखा गया है, 1, 2, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम को हम ब्रॉडली पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे किसके अंदर? इकोसिस्टम चैप्टर में। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। चलो अब अपन अपनी बुक को देख लें क्या एक बार, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द हायरार्की इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हायरार्की या इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की, सेल से आप शुरू हुए थे, क्या बना चुके हो? बायोस्फीयर, पूरा ब्रह्मांड आप बना चुके हो, पूरी पृथ्वी आप बना चुके हो। तो आ गई बात समझ में? सो लिविंग सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। सारे की सारी चीजें क्लियर है। इकोलॉजी मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ, अब यहां से क्या हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप या इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट या देयर एनवायरमेंट। कैसा उसका वातावरण है? मैंने कहा वाटर डिसाइड कर रहा है वहां का वेजिटेशन कैसा है, सॉइल डिसाइड कर रही है वहां का वेजिटेशन कैसा है। तो एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या, कैसा रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, वो क्या है? असल में इकोलॉजी है। क्लियर दैट? किसने दिया टर्म? जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल 1869 was the first to coin the term ecology या इकोलॉजी। इकोलॉजी को फर्स्ट जो टर्म दिया है उन्होंने 1869 में, वो थे हमारे बायोलॉजिस्ट कौन? अर्नेस्ट हैकेल। इज दैट क्लियर? कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। नाउ वी हैव इकोलॉजिकली बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। क्लियर दैट? Now we have organism,
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपसे यदि पूछा जाए बायोलॉजी के एस्पेक्ट से कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? सेल। केमिस्ट्री के हिसाब से पूछा जाए तो आप कहोगे एटम। इकोलॉजी के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप कहोगे ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड में फॉर्म सेवरल पॉपुलेशन इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। सबका अपना अपना डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज होगा। अब कॉकरोच है, कॉकरोच ऐसे खुले में तो घूमेंगे नहीं, जहां ज्यादा अंधेरा होगा, ज्यादा जहां खाने की चीजें होंगी वहां जल्दी से वो ग्रोथ कर लेते हैं। क्लियर दैट? आई बात समझ में? नाउ वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर के हम बात करें तो वो कम्युनिटी है। बायोटिक कम्युनिटी इज एन असेंबलेज of population of different species of plant, animals, bacteria and fungi which live in particular area and interact with one another through competition, predation, mutualism etc. जब अपन population interaction पढ़ेंगे तो उसमें हम ये terms पढ़ेंगे। predation क्या होता है, competition क्या होता है, mutualism क्या होता है, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब population interaction आएगा। तो यहाँ पर community क्या है कि जब बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन एक ही एरिया में आपको मिल रही है और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे पे डिपेंड है, वो ही हमारी कम्युनिटी है। नाउ वी हैव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ सेगमेंट ऑफ नेचर। सेगमेंट क्यों? हम कह रहे हैं सॉइल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट? सो इकोसिस्टम इज अ सेगमेंट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरैक्टिंग and exchanging material as well as energy। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट से जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे को हम बोले, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हैं और साथ में उसके एनवायरमेंट को भी देख रहे हैं, तो मिलकर के क्या बना रहा है? इकोसिस्टम बना रहा है। Now we have biome। Biome क्या है? Biome is a large regional unit of delimited by a specific climatic zone having a particular major vegetation zone and its associated fauna। fauna और flora मतलब किस तरीके से जो हमारी खूब सारे जो अलग अलग इकोसिस्टम है और उसको मिलाकर के मैं बात करूं, कलेक्टिवली बात करूं, तो वो क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा। सो मेजर बायोम ऑफ इंडिया, आपकी एनसीईआरटी में 4 पिक्चर दे रखी है बच्चों। पिक्चर दे करके सीधा आपसे पूछते हैं कि किस तरह का बायोम है। सो वेरी वेरी केयरफुल, आपको पिक्चर दिमाग में फीड करनी है, उसका नेम याद करना है। देखो फर्स्ट जो पिक्चर है वो है हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। दूसरी जो पिक्चर है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट है। आपके क्या है? डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट जैसा है, बिल्कुल भी जगह नहीं दिख रही, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, राइट? तीसरी बात है, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? रेत के टीले ज्यादा दिख रहे हैं, रेत ज्यादा दिख रही है, दैट मीन्स ये कैसा है? हमारा डेजर्ट है। यहाँ पर आप समुद्र के पास में वेजिटेशन देख रहे हो, दैट मीन्स कोस्टल एरिया है। इज दैट क्लियर? याद रखने के लिए कुछ कुछ दिमाग में चीजें फीड कर लो कि हम कैसे इस पिक्चर को देख के पता लगा सकते हैं। जहां सी है तो सी कोस्ट, ठीक है, जहां पर रेत ज्यादा दिख रही है डेजर्ट, जहां पर आपको प्लांट्स दिख रहे हैं रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पर बहुत घने घने से दिख रहे हैं वो है डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट? यहां तक चीजें क्लियर होगी। नाउ वी हैव अगेन अ इम्पॉर्टेंट पिक्चर, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से, क्योंकि डायरेक्ट क्या पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा करेंगे, जस्ट अ वेट बच्चों, ऐसे बनाएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, 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 इनके नामकरण करो, बायोम के नामकरण करो। बच्चों बायोम स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक और चीज बतानी है। देखो बच्चों, बायोम में हमने बात करी कि मैम बहुत सारे जो इकोसिस्टम है उनका अक्यूमुलेशन है या कलेक्टिवली बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम मिलकर के बायोम बनाते हैं। जब हम बायोम की बात करते हैं तो पर्टिकुलर बायोम में, ठीक है, जैसे डेजर्ट बायोम की मैंने बात करी, तो वहां का जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है वो पूरे बायोम के अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं कह सकती हूँ एक पर्टिकुलर बायोम में, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने डेजर्ट, ठीक है, यहां पर जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल है, ठीक है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात क्लियर हो गई,
ये बात क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बायोम की हम बात करेंगे तो रेनफॉल और हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। कौन कौन से बायोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बच्चों देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट, हम पढ़ेंगे टेम्परेट, हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स, हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स, और हम पढ़ेंगे कॉनिफर्स, और हम पढ़ेंगे टैगा, हम पढ़ेंगे टुंड्रा, राइट। ये हमारे मुख्य बायोम्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को या इस पिक्चर को कैसे समझें, ये पिक्चर जो हमें रिप्रेजेंट करती है ये बोलती है रेनफॉल और उसका टेम्परेचर। यहाँ जो दे रखा है कि कितने पूरे वर्ष के अंदर कितनी सेंटीमीटर रेन होती है, और यहाँ पर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देती हूँ कैसे। देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो बायोम है उसका नाम है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा कैसे लर्न करोगे, टुंड्रा में बच्चों जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, ठीक है, माइनस में जाता है, और बारिश में बहुत कम होती है यहाँ पर, ठीक है। बारिश भी हमारी 25 सेंटीमीटर से लेस देन होगी, और जो टेम्परेचर होगा वो भी माइनस में होगा। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा ठंड वाली कंडीशन होगी। तो जब अपन बात करें कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, रजाई में से टुंडों की तरह पड़ जाते हैं कि कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा भैया, पानी में तो हाथ ही नहीं डाल सकते, नहाना तो बहुत दूर की बात है। तो हम ऐसे टुंडे से फील करते हैं कि कुछ नहीं होगा, बारिश हो रही है, हो गया, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो टुंडे टुंड्रा यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर हो रहा है, रेनफॉल भी कम है, तो ऐसा बायोम क्या कहलाएगा, टुंड्रा बायोम कहलाएगा। तो यहां पर से भी तुम पता लगा सकते हो, यहां पर जैसे देखोगे कि ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है बच्चों कितना है, यहाँ पर माइनस में जा रहा है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, क्लियर दैट। अब आप कहां पर चलोगे, डेजर्ट के अंदर, ठीक है। यदि आप डेजर्ट की बात करते हो तो डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो किसके बीच में रहता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब आप कहेंगे मैडम डेजर्ट तो बहुत गर्म होते हैं, भैया दिन में गर्म होते हैं, रात में उतने ही ठंडे भी होते हैं, जितने दिन में गर्म रात में उतने ठंडे। जैसलमेर लोग घूमने क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, रेतीले रेगिस्तान है, उसी वजह से क्या होती है, वहां पे बहुत अच्छी ठंडक सी मिलती है, हमें ठंडक सी फील होती है, और दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी होता है। तो टेम्परेचर यहाँ वरी करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो रेनफॉल है वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है यहाँ पर, क्लियर दैट। डेजर्ट में जो रेनफॉल होता है बहुत कम होता है। अब यहाँ पर आप बात करोगे, देखो टेम्परेचर अपने 20 से 25 के बीच में डेजर्ट का, रेन की बात करो आप, ठीक है, क्लियर दैट। अब देखो ग्रासलैंड, ये रहा हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में आपको कैसी फीलिंग आ रही है, यदि मैं बात करूं, किससे बात करूं, इससे बात करती हूं, पहले रुको, जस्ट अ वेट, एक बार ये चीज हटा दूं, ये चीज हटा दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली ग्रासलैंड की बात कर रही हूं बच्चों, ये रहा हमारा ग्रासलैंड। कैसे याद करोगे, कैसी शेप हो रही है, जी, ठीक है, आई होप इट इज नॉट क्लियर वेरी केयरफुली, ठीक है, इस पे बनाती हूं ऐसे, ये देखो किसकी शेप बन रही है, ग्रासलैंड से जी की। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ग्रासलैंड पे जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा है, ठीक है, 30 से 35 के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन जो हमारी रेनफॉल है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सिर्फ ग्रास का वेजिटेशन वहां पर होता है, बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड में तुम्हें बड़े बड़े प्लांट्स नहीं मिलेंगे। तो और एक और बात बताओ, इवोल्यूशन के पर्पज से देखो, जो हमारे पूर्वज थे, देखिए ह्यूमंस के जो पूर्वज थे वो पहले कैसे चलते थे, यूं 4 पैर, ठीक है, लेकिन हम 2 पैरों पे कैसे आए, 2 पैरों पे हम कैसे आए, इन ग्रासलैंड की वजह से। कैसे, ये क्या करते थे, जैसे ग्रासेस में रहते थे, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती थी उसके अंदर, ठीक है, ये अपना खाना खा रहे होते थे ऐसे चर चर के, ठीक है, लेकिन अपने आप का बचाव तो हर कोई करता है, तो ये क्या करते थे कि कोई एनिमल इन पे ना अटैक कर ले, कौन पे, अपने पूर्वज पे, जो हमारे फर्स्ट पूर्वज पे थे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे यूं ऐसे ग्रास में से ऐसे झांकते थे, यूं 2 पे खड़े होकर के कि भैया कोई टाइगर वाइगर तो नहीं आ रहा,
तो इवोल्यूशन हुआ ग्रासलैंड की वजह से, हम 4 पैरों से 2 पैरों पे आना शुरू हुए। इज दैट क्लियर? अच्छी बात है ना? तो ग्रासलैंड पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अच्छा खासा मिलेगा तुम्हें, टेम्परेचर अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन रेनफॉल ज्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, ग्रास मिलती है, इसलिए हम उसको ग्रासलैंड भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। याद करने के तरीके से भी और इसकी शेप की वजह से भी तुम याद कर सकते हो कि ये वाला जो एरिया है वो ग्रासलैंड का है, ये जो बायोम है ये ग्रासलैंड बायोम है। क्लियर दैट? सबसे नीचे नीचे, क्योंकि सर्दी है, ठंडे का माइनस में टेम्परेचर है, तो तुम बता सकते हो कि ये टुंड्रा है, टुंडा टुंड्रा टुंडा टुंडा। क्लियर? टुंड्रा टुंडा, राइट? चलो नाउ वी हैव, इसको मैं हटा रही हूं यहां से क्योंकि एक एक समझाऊंगी तभी क्लियर होंगी पिक्चर्स। चलिए नाउ वी हैव, यहां पर तुम्हें दिख रहा है ये वाला जो साइन, ठीक है, ये है हमारा कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट में देखो टेम्परेचर कुछ ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बारिश अच्छी है, बारिश अच्छी है, ठीक है, कॉनीफेरस में बारिश अच्छी है। और कैसे याद कर सकते हो, देखो इसका जो शेप है कुछ इस तरीके का बना हुआ है, यहां बना दूंगा एक बार, इसका जो शेप है वो इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है ये सी बन रहा है, याद रख पाओगे? कॉनीफेरस सी, सी 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 शेप, जी ग्रासलैंड, सी कॉनीफेरस फॉरेस्ट, याद रहेगा ये वाला शेप, याद रहेगा? डन। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट पे बात करें। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आप देख रहे हो यहां पर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पर भी टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है, बारिश भी ठीक ठाक रहती है। तो यहां पर देखो टेम्परेट का तुम याद कर सकते हो टेम्परेचर से, ठीक है, टेम्परेट का टेम्परेचर से ऐसे याद कर सकते हो, याद करने वाला तरीका। जो मेन मुद्दा है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देखो ट्रॉपिकल रीजन हमने बात करी थी एक चैप्टर के अंदर। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है कि जब आप बात करते हो इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहां पर सबसे अच्छा बहुत वैरायटी ऑफ वेजिटेशन मिलता है, स्पीशीज बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। क्यों? यहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा है तो बारिश भी बहुत अच्छी है, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है तो बारिश भी तो बहुत अच्छी है। तो यानी कि यहाँ सबसे अच्छा आपको स्पीशीज वेरिएशन मिलता है किस पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट है समझ लो, फॉरेस्ट में जंगलों में तुम्हें क्या क्या नहीं मिलता, तुम्हें मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, तुम्हें मतलब फ्योना भी मिलता है, फ्लोरा भी मिलता है, तुम्हें लाइफ भी मिलती है, सब तरह की चीजें तुम्हें फॉरेस्ट में मिलती है। तो आप याद करोगे ट्रॉपिकल, क्योंकि हम यूट्रॉफिक जो हमारा इक्वेटर है, सॉरी यूट्रॉफिक नहीं, जो हमारा इक्वेटर है उसके जस्ट ऊपर है, तो सन चाचू बहुत अच्छे से गिरते हैं। सन चाचू अच्छे से गिरेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्लांट्स भी बहुत अच्छे होंगे, प्लांट्स अच्छे होंगे तो बारिश भी अच्छी होगी, टेम्परेचर भी अच्छा होगा। याद रखने का तरीका समझ लिए हो या नहीं? अब आ जाओ हम एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? आ जाओ, मैंने यहाँ पर बारिश और यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए। क्या करोगे? जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, देखो टेम्परेचर यहां से देखो एवरेज 33 टू 37 अच्छा खासा टेम्परेचर है, ठीक है। हाई रेनफॉल है, यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, बारिश जहां अच्छी है वहां पे प्लांट्स अच्छे होंगे, प्लांट्स अच्छे हैं तो एनिमल्स भी अच्छे होंगे, यानी कि अच्छी तरह की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। क्लियर दैट? चलो डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर इसके बीच में वरी करता है। रेनफॉल इज लेस देन 12 सेंटीमीटर पर ईयर, बारिश कम है तभी तो रेगिस्तान है। टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का जो टेम्परेचर मैंने कहा था अच्छा खासा टेम्परेचर, देखो यहाँ देखते हुए भी जा सकते हो, मैंने इसीलिए पिक्चर बनाई, स्क्रीनशॉट लोगे तो इजी हो जाएगा। बारिश यहाँ पर 25 टू 90 सेंटीमीटर। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर वार्म समर कोल्ड विंटर 90 टू 160 सेंटीमीटर एनुअली। टुंड्रा में देखो एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर, बहुत अच्छी खासी लंबे विंटर्स मिलती है और शॉर्ट वार्मर समर्स मिलते हैं। जो बारिश है लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। टैगा की बात करोगे लॉन्ग विंटर्स है 38 टू 85 सेंटीमीटर पर ईयर। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? बायोम की कहानी और इस डायग्राम की कहानी समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना जोर दे रही हूँ बच्चों। नाउ वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जो हमारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स? यदि आप बात करो कि भाई जो फैक्टर्स है हमारे एनवायरमेंटल, वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा अबायोटिक और एक होता है बायोटिक।
अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम अबायोटिक फैक्टर्स पे बच्चों। अबायोटिक फैक्टर भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक अबायोटिक फैक्टर, एक होता है एडैफिक अबायोटिक फैक्टर, और तीसरा होता है टोपोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। टोपोग्राफिकल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, लैंड्स के बारे में, लैंड कैसा है, माउंटेन है, ठीक है, या हिल है, या प्लेन है, या हम कह सकते हैं प्लेटू है। फिर एडैफिक में हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सॉइल की बात करते हैं। और क्लाइमेटिक चेंजेस में हम क्या, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम बात कर सकते हैं कि मैम रेन कैसे, लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वाटर कैसा है, वो आ जाएगा हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर में, राइट। आगे बात समझ में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट which directly or indirectly influence the form and functioning of organism are known as environmental factor। अब देखो हम कह रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसा कैसा इन्फ्लुएंस आ सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर के आधार पर। 3 तरह का चेंजेस आता है, फिजिकल और हमारा मॉर्फोलॉजिकल, और मैं बात करूं तो हमारा बिहेवियर। ठीक है, ये 3 तरह के चेंज आते हैं। हमारे बिहेवियर में चेंज, हमारे यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसके बिहेवियर में चेंज, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, ठीक है। आप देखोगे कि हमारे देश में अलग अलग जैसे एरियाज है, वहां पर लोगों की कद काठी में भी डिफरेंस आता है, ठीक है, उस एनवायरमेंट के आधार पर। और बात करें हम फिजिकल यानी कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है उस एनवायरमेंटल फैक्टर के आधार पे। तो 3 तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वी हैव 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स, अबायोटिक एंड बायोटिक, जिसके बारे में हमने बात करी। बायोटिक फैक्टर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो अबायोटिक फैक्टर है वो क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंस सर्वाइवल, जो सर्वाइवल पे करे, फंक्शन पे, बिहेवियर पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे। क्लियर दैट। अबायोटिक फैक्टर जो है बच्चों वो 3 तरह के हैं, क्लाइमेटिक, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यदि एडैफिक का मतलब, जब एडैफिक स्टडी आप करते हो दैट मींस आप सॉइल की क्वालिटी के बारे में बात करते हो, तो सॉइल। टोपोग्राफी का मतलब है कि हमारा जो लैंड है वो कैसा, हिल है, माउंटेन है, प्लेन है, क्या है, वो सब चीजें। क्लियर दैट। चलो, नाउ वी हैव 4 मेजर अबायोटिक फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, सबसे ज्यादा जो मेन इन्फ्लुएंसर है, फैक्टर जो है अबायोटिक फैक्टर, वो है टेम्परेचर। फर्स्ट पे आप हमेशा टेम्परेचर देखोगे, उसके बाद जो अफेक्ट करता है वो है हमारा वाटर, फिर लाइट एंड देन सॉइल। ये अरेंजमेंट याद रखेंगे कि सबसे पहले जो मोस्ट है वो है टेम्परेचर, फिर उसके बाद है वाटर। क्लियर देन। तो आ जाओ हम टेम्परेचर के बारे में देख लें। टेम्परेचर देखो बच्चों, टेम्परेचर अभी हमने बात करी कि बायोम जो है टेम्परेचर में वरी करते हैं, रेनफॉल में वरी करते हैं, तो स्पीशी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जैसे कि आप बात करोगे इन प्लांट्स, टेम्परेचर अफेक्ट वेरियस प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये सारी एक्टिविटी किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं प्लांट के अंदर जो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट होती हैं। सिमिलरली इन एनिमल्स में भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि एक्टिविटीज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रिप्रोडक्शन, कलरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। जैसे कि मान लो कि ज्यादा गर्मी है तो हम गर्मी के मारे इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार हम, मतलब बहुत सारी हमें फिजिकल जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं उसकी वजह से किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाती है, किसी का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं ना टेम्परेचर की वजह से। इन एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं, हम में भी देखने को मिलते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू टॉलरेट वेरिएशन सराउंडिंग टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म हैज 2 टाइप। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। अब यूरीथर्मल क्या है? यूरीथर्मल यानी कि जो सच्चा जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। सच्चा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो कैसा है, ब्रॉड, हम कह सकते हैं ब्रॉड एरिया में अपने आप को कवर कर सकता है, ब्रॉड टेम्परेचर पे अलग अलग क्षेत्र में जाकर के। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं यूरीथर्मल हूँ, एलिफेंट है यूरीथर्मल है, ठीक है। कैसे मैम? जैसे कि मैं हूं, अब मैं शिमला भी जा सकती हूँ तो मैं टॉलरेट कर लूंगी, ठीक है। लोग हिमालय पे भी जाते हैं, कैलाश पर्वत पे भी जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम यूरीथर्मल है, हम टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो स्टीनोथर्मल होता है, जैसे कि पोलर बियर क्या होता है, वो नैरो ब्रॉड मतलब नैरो एरिया में ही वर्क करता है, नैरो टेम्परेचर पे ही वर्क करता है। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? वो पोलर बियर है, पोल्स पे रहता है जहां बहुत अच्छी खासी बर्फ हो। यदि आप उसको डेजर्ट में ले आओ, पोलर बियर होगा क्या? आपने देखा है अपने जंगलों के अंदर सफेद भालू देखा है? नहीं ना। तो ये ऐसे एनिमल्स या ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करते हैं, वो है हमारे स्टेनोथर्मल, ठीक है। ज्यादा वेरिएशन उनको पसंद नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं। और जो यूरीथर्मल है वो आराम से ब्रॉड वेरिएशन में आराम से अपने आप को जी सकते हैं, अपना सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को आनंदमय बना सकते हैं। क्लियर दैट? तो आ जाओ यूरीथर्मल देख लें। यूरीथर्मल क्या है? यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर अब देखो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। वो रीजन तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये सारे रीजन है, और हमारी कुछ खराब सी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करने लगा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा वेरी करने लगा है। लेकिन आप फिर भी उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हो, है ना। कैसे? हम यूरीथर्मल, एग्जाम्पल मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा। नाउ वी हैव स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल का मतलब जो है कि भाई वो टेम्परेचर का यदि वेरिएशन हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म लीव विद इन नैरो रेंज टेम्परेचर, ठीक है, नैरो रेंज टेम्परेचर। और स्टीनो से आप याद कर सकते हो पोलर बियर, ठीक है। स्टीनो में आप कैसे याद करोगे? देखो पोलर बियर के कैसे याद करोगे? एस मतलब स्नो, ठीक है, याद कर लोगे। ई मतलब एवरीवेयर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, आप सर्वाइव कर सकते हो। याद करने का तरीका बता रही हूं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, एग्जाम्पल पोलर बियर, लिजर्ड्स, प्लांट लाइक एबीज, पिक्सिया एक्सेट्रा, दोनों के एग्जाम्पल याद करने हैं। नाउ वी हैव लाइट जो है बच्चों, ये भी एक अच्छा खासा अबायोटिक फैक्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। यदि आप बात करोगे कि जो सी है, हमारे जो समुद्र होते हैं, वहां का जो भी एनवायरमेंट होता है, वहां की जो भी लाइफ होती है, जो वेजिटेशन होता है, वो डिपेंड करता है लाइट पे। अभी हम बात करते हैं कैसे। लाइट इज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर एज इट अफेक्ट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फोटोपीरियडिज्म, आपको पता हो तो फोटोपीरियडिज्म पढ़ चुके हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर लाइट पे ही, एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे ही वो फ्लावरिंग करते हैं, राइट। ट्रांसपिरेशन, माइग्रेशन, जो बर्ड्स का माइग्रेशन होता है वो भी लाइट पे अफेक्ट करता है। लाइट कम डे शॉर्ट, दैट मीन्स उनको लगेगा हम यहाँ पर नहीं रह सकते, वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो लाइट भी एक अबायोटिक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, सर्वाइवल को। क्लियर दैट? सो एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, मूवमेंट्स, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा। जैसे कि आप क्या करते हो, सीड को ग्रोथ कराने के लिए, जर्मिनेट कराने के लिए नहीं रखते, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हो और उसको डार्क में रख देते हो। टेम्परेचर तो है ही, डार्क में भी रखते हो ताकि इजीली उसकी ग्रोथ हो जाए। कुछ लाइट सेंसिटिव होते हैं, कुछ लाइट में टॉलरेट कर जाते हैं। क्लियर दैट? जैसे कि हेलियोफाइट्स प्लांट्स क्या हैं? ये प्लांट सन से प्यार करने वाले हैं, सन लविंग प्लांट्स होते हैं हेलियोफाइट्स। जैसे कि हमारा सनफ्लावर, हेलियोफाइट्स आर द प्लांट विच नीड्स हाई इंटेंसिटी सनलाइट, हाई इंटेंसिटी चाहिए होती है सनफ्लावर। जहां जहां सन होता है वहां सनफ्लावर घूम जाता है, ठीक है। साइकोफाइट्स क्या होते हैं? ये इनको ज्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए, शेड लविंग होते हैं, मतलब इनको छाया पसंद होती है। जैसे साइकोफाइट्स आर
shade loving trees or plants, these plants have larger photosynthetic units than sun plant और heliophytes. जो sun loving plants हैं उनसे ज्यादा इनके अंदर क्या होती है, larger photosynthetic unit होती है. Clear that? चलिए, now we have in animals pigmentation. ये तो हो गया हमारा प्लांट का. अब एनिमल्स में देखो, पिगमेंटेशन, सीजनल कलर चेंज, डेली रिदम इन गवर्न बाय द लाइट. हमारे अंदर भी बायोलॉजिकल क्लॉक है बच्चों, जो कि हमने बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ रखी है. अभी हमें रात में सोने का पता नहीं होता, दिन में हमें हमारा उठने का पता नहीं होता है. वैसे तो ऐसा होता था पुराने जमाने में, जब वॉच नहीं होती थी, जब और कोई लाइट के सोर्सेज नहीं होते, तो हम क्या करते थे, जैसे ही सूरज छिपा हम लोग सो जाते थे, क्योंकि अंधेरे में काम कैसे करेंगे, राइट. यदि ये हमारे पास सिंथेटिक सोर्सेज नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते. जो हम रात को पढ़ाई कर लेते हैं, अब वो कुछ भी नहीं होता. जैसे बहुत लोग तो रोड लाइट्स के नीचे ही महान व्यक्ति बन जाते हैं. हम लोगों के पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ नहीं हो सकता. जब तक आप खुद में अपने आप में एक ज़ील नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता. मोस्ट एनिमल आर एक्टिव ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो उन पे लाइट अफेक्ट करती है. वो अपने मतलब उसका जो सेक्स जो रिप्रोडक्शन है, या हम कह सकते हैं सेक्सुअल जो टाइम पीरियड होता है, वो भी लाइट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है. बॉडी कलर इन्फ्लुएंस होता है, राइट. उनकी जो और एक्टिविटीज है वो भी लाइट के द्वारा अफेक्ट होती है. सो इस हिसाब से कैसे हो जाएंगे, डायूरेनल जो कि एक्टिव होते हैं इन अ डे टाइम. डी फॉर डायूरेनल, डी फॉर डे टाइम, ठीक है. नॉक्टूरनल जैसे कि हमारा उल्लू है, वो नाइट में एक्टिव होता है, ठीक है. तो एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जैसे रैट, आउल, कॉकरोचेस लाइट बंद करते ही कॉकरोच घूमने लग जाते हैं किचन के अंदर. सोचो तुम कितने खतरनाक आतंकवादी होते हैं वो. सो डायूरेनल जो एनिमल्स हैं उनके एग्जांपल है बटरफ्लाइज, मोस्ट बर्ड्स, मोस्ट मैमल्स. और नॉक्टूरनल के जो एग्जांपल हैं वो हमारा आउल से याद कर लोगे, कॉकरोच से याद कर लोगे, याद रहेगा. नाउ वी हैव, अब हम देखेंगे सी के अंदर या लाइट के जोन्स कैसे होते हैं. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सी के अंदर हमारे लाइट जोन्स कैसे मिलेंगे, तो आप देखोगे सबसे पहले बच्चों कलर चेंज करना पड़ेगा. कलर कौन सा लूं, वाइट नहीं, इसमें कलर मैं ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है. देखो बच्चों, जहां पर ये समुद्र है, ठीक है, यहां पर समझा दी तो थोड़ा सा, जहां पर ऐसे वेव्स आती हैं, ठीक है, आपने देखा समुद्र पे से वेव जहां पर आती है, यहां से यहां तक का जो एरिया होगा, ठीक है, यहां पर आप देखोगे बहुत अच्छा सा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी सी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेगी. कहां पर, ये जो वेव्स वाला एरिया है, और इसको हम कहते हैं लिटोरल जोन. क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन बोलते हैं. नाउ ये पूरा एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये सरफेस एरिया, पूरा समुद्र का एरिया जो एक जैसा हो, वो उसको हम कहते हैं लिमेंटिक जोन. लिमेंटिक जोन, चूंकि यहाँ पर सन चाचू बहुत अच्छे से गिर रहे हैं, पूरा अच्छे से है, तो यहाँ पर लाइट भी बहुत अच्छी होगी. उसके जस्ट नीचे कौन सा जोन होगा, यूफोटिक जोन. लाइट अच्छी खासी आ रही है, यहाँ पर भी लाइट अच्छी खासी आ रही है. तो यहाँ पर भी देखो, जब अभी अपन पढ़ेंगे जैसे जो हमारा एल्गी होता है, ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, वो भी लाइट से बहुत अफेक्ट होते हैं. उनका अरेंजमेंट होता है, उनमें क्रोमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लिमेंटिक जोन है, यहाँ पर भी लाइट अच्छी खासी है, तो आपको लाइट देखने को मिलेगी. यूफोटिक जोन में भी क्या होगा, इतना अच्छा, लिटोरल जोन से कम होंगे, लेकिन यहाँ पर भी लाइफ अच्छी खासी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है. फिर आप आ जाओ इस वाले जोन में, ये वाला जो जोन है, इसको हम कहते हैं डिसफोटिक जोन. डिसफोटिक जोन यानी कि अब लाइट की कमी है, डिफ्यूज लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट प्रॉपर अच्छी खासी नहीं आ रही, अब आ रही है डिफ्यूज लाइट, यानी कि अब धीरे धीरे हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं. जो हमारा बैंथिक जोन होता है ना बच्चों, वहां लाइट होती ही नहीं है, ठीक है. समुद्र में बहुत नीचे तक लाइट नहीं होती. तो अब सोचो, जब लाइट नहीं है तो यहाँ पर जो लाइफ होगी, लाइफ तो यहाँ पर भी होगी, कैसे सर्वाइव कर रही होगी, बिना सूर्य के कैसे सर्वाइव कर रही होगी. तो यहाँ से जो मरते जाते हैं एनिमल्स, या यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स जो आकर के नीचे फंस जाते हैं, उन्हीं को ही बहुत सारे डिकम्पोजर्स यहाँ होते हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं, राइट. उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देते हैं. कौन, यहाँ पर जो बैंथिक जोन होता है, वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म या जो भी सर्वाइवल रहते हैं, राइट. फिर आप बोल रहे हो प्रोफंडल जोन में क्या होगा, अब लाइट खत्म,
यहाँ पर डिस्पर्स हुई लाइट, अब खत्म, अब लाइट नहीं है। बेंथिक रीजन में तो बिल्कुल लाइट का एक निशान तक नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत डार्क अंधेरा होता है इस वाले जोन में। ये क्लियर हो गई क्या? जोन वाली बात समझ में आ गई। फोटिक जोन, ये हमारा फोटिक जोन है, क्लियर, और ये हमारी सॉइल है, क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। लिटोरल जोन ऐसे वेव वाला जहां पर लाइफ अच्छी खासी दिखेगी। फिर आपका आ जाएगा लेमेंटिक जोन जो सरफेस पे पूरा होगा। फिर आ जाएगा यूफोटिक जोन जहां पर सन चाचू आ रहे हैं। सन चाचू फिर डिस्पर्स हो जाएंगे तो डिस्फोटिक जोन, उसके बाद अंधेरा वाला जोन जिसको हम बेंथिक जोन भी कहते हैं। आ गई बात समझ में, लाइट वाली बात। नाउ वी हैव वाटर। एक और बात वाटर के साथ, ठीक है, यहां पर आप देखते हो बच्चों आपके एनसीईआरटी में एल्गी के ऊपर लास्ट में एक बात कही गई है कि कौन सी एल्गी, रेड एल्गी कहां पाई जाती है। तो ये जो जोन्स हैं समुद्र के, ठीक है, तो सबसे ऊपर सरफेस पे आप देखोगे सबसे ऊपर जो यहाँ पर हमारी एल्गी होगी उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स क्लोरोफाइसी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? ग्रीन एल्गी मिलेगी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे सन चाचू होंगे, आराम से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कर पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी आपको ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, ठीक है। लेकिन रेड एल्गी यहाँ पर ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रेड एल्गी यहाँ पर नहीं सरवाइव कर सकती, रेड एल्गी यहाँ से पूरा ऊपर तक सरवाइव कर सकती है। लेकिन रेड एल्गी क्यों यहाँ पर सरवाइव कर रही है मैम? क्यों वो ब्राउन की जगह क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ब्राउन एल्गी को जो लाइट चाहिए वो यहाँ पर नीचे नहीं मिलेगी। लेकिन जो सन चाचू है यहाँ से जो ब्लू लाइट, रेड एल्गी को, सुन लो अच्छे से कान खोल के, क्वेश्चन आता है, रेड एल्गी को कौन सी लाइट चाहिए होती है? ब्लू लाइट चाहिए होती है, ठीक है। और ब्लू लाइट सिर्फ यहां तक आती, तो ब्लू लाइट आपको इस जोन तक तो मिल ही जाएगी। क्लियर दैट? कहानी समझ में आ गई कि रेड एल्गी आपको कहां पर प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। तो आप यहां पर बात करोगे तो रेड एल्गी आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर दैट? डन? चले आगे। क्लियर दैट? चले आगे। नाउ वी हैव वाटर। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देखो बच्चों, वाटर के बिना तो आपको सभी को पता है कि वाटर के बिना हमारी क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बीइंग यूज्ड एज अ जनरल सॉल्वेंट एंड रिएक्टेंट, मेटाबॉलिक बायोप्रोडक्ट एंड एसेंशियल मटेरियल फॉर मेंटेनिंग टर्जिडिटी के बनाए रखने के लिए हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। वाटर जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर पे डिपेंड। हमने भी ग्रासलैंड की बात करी थी, ज्यादा रेनफॉल नहीं है इसलिए ग्रास ही है, बड़े बड़े प्लांट है ही नहीं वहां पर। अब प्लांट जो है कैसे कैसे हो सकते हैं? हाइड्रोफाइट्स जो एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है। मीजोफाइट्स जहां पर वाटर कम है, मॉडरेट वाटर है, और जीरोफाइट जहां पर डेजर्ट वाली कंडीशन है, जहां पर वाटर बहुत ही ज्यादा कम है, ड्राई हैबिटाट्स विद मिनिमल वाटर अवेलेबिलिटी। क्लियर दैट? तो हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट समझ में आ गया। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी केमिकल कॉम्पोजिशन पीएच ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। पीएच बहुत मैटर करता है किसके लिए? एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। कैसे? आ जाओ समझाती हूँ, ठीक है, समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें लगभग 222 पेज नंबर पे दे रखा है सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन यदि अपन आइलैंड या फ्रेश वाटर की बात करें, ठीक है, फ्रेश वाटर की बात करें तो ये दे रखा है लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। और यदि अपन बात करें सी की तो ये लगभग 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 दे रखा है। और यदि मैं बात करूं हाईली सलाइन, ठीक है, हाईली सलाइन वाटर बॉडी जैसे कि लगून्स की मैं बात करूं तो वहां पर है शायद 100 से ज्यादा, ठीक है, 100 पार्ट्स पर 1000। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो कैसे ऑर्गेनिज्म जो है अफेक्ट होते हैं। मान लीजिए वी हैव अ फिश, ठीक है, इसकी बॉडी में भी तो आयंस होंगे, सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा। मान लो इसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो है 20 पार्ट्स पर 1000, लेकिन ये जिस वाटर में रहती है, ठीक है, मान लो इस फिश को उठा के तुमने डाल दिया किसके अंदर? फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर क्या कंसंट्रेशन है सॉल्ट की? 5। अभी हमने बात करी ना, 5 है फ्रेश वाटर में। अब आपने इसको फ्रेश वाटर में डाल दिया,
क्या ये सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बेचारी का कंडीशन खराब होने वाली। कैसे? अब देखना, यहां पर 20 है, ठीक है, 20 है। अब देखो जो वाटर है, ठीक है, वाटर है, यहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा जाता है। आपको पता है वाटर जो है सॉल्ट को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, ये तो हमें पता है ना, वाटर सॉल्ट को बहुत प्यार करता है। तो जहां पर सॉल्ट ज्यादा होगा, वाटर कहां जाएगा? कहां जाएगा? इस फिश की बॉडी में जाएगा, फिश की बॉडी में जाएगा। फिश क्या करेगी? क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और जो यहां पर जो फिश होती है बच्चों, उसके पास एक कुछ ऐसे आयंस को, एक पार्ट होता है, एक सेल होती है जो आयंस का कंसंट्रेशन बनाए रखती है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, आयनेटिक टिश्यू ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टिश्यू, एक सेल होती है जो क्या करती है, इसकी बॉडी के अंदर आयंस को बनाए रखती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, आयंस यहाँ पे डालती जाएगी, आयंस यहाँ पे डालती जाएगी। क्या होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वाटर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बाहर कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम है, वाटर यहाँ पे घुसता जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, फिशी फूल जाएगी, फूल जाएगी और फूल के बूम, ठीक है, एकदम मर जाएगी बेचारी। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये फिशी रही, अब इस फिशी को उठा करके, इसका अभी भी 20 है, इसी फिशी को उठा करके तुमने कहाँ डाल दिया? सी के अंदर। ये कहाँ था? फ्रेश वाटर के अंदर। सी के अंदर क्या रहेगा? 32, 35। सॉल्ट कंसेंट्रेशन कहाँ है? बाहर ज्यादा है। फिशी का पानी बाहर जाएगा, फिशी का पानी बाहर जाएगा, मछली कैसे हो जाएगी? चूस एकदम सूख करके कांटा हो जाएगी। हमने कहते बेचारा सूख के कांटा हो रहा है, वैसे सूख के कांटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हालत खराब है, बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, वाटर बाहर चला जाएगा। हो गई बात समझ में? तो दैट मीन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो वहां का केमिकल कैसा कंसंट्रेशन है, उसका पीएच कैसा है, सॉल्ट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, उसी के आधार पे वो सरवाइव करती हैं। सो इसी हिसाब से हमारे पास दो तरह का होता है। कहाँ गया भाई? यूरीहेलाइन। यूरीहेलाइन क्या है बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज में सैलिनिटीज को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है साल्मन, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, याद रखेंगे। स्टीनोहेलाइन का मतलब है जहां पर नैरो रेंज के अंदर ही वो सैलिनिटीज पे रह सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल शार्क। आ गई क्या बात समझ में? जैसे कि हमारी प्यारी सी शार्क। इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि जो इकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, किस सर ने हमें इकोलॉजी टर्म दिया, फिर हमने डिफरेंट लेवल्स की बात करी, फिर हमने उसके अबायोटिक फैक्टर्स की बात करी। अब अबायोटिक फैक्टर में हमारा रह गया है बच्चों सॉइल, और साथ ही किस तरीके से वो रिस्पॉन्स देते हैं फैक्टर्स के अगेंस्ट में, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में विद अडेप्शन। अडेप्शन भी कर लेंगे, सॉइल भी कर लेंगे, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर दैट? आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म और उसका जो हमने ओवरव्यू दिया अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।